नमस्ते। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, पॉलिटिकल साइंस, बीए सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। ब्रिटिश संसद हम पढ़ रहे थे। पिछले अध्याय में अपन ने ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ब्रिटिश संसद में जो है उसके सदन के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा है। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, लोक सदन और लॉर्ड सभा। प्रथम सदन तो यहाँ का है लोक सदन और द्वितीय सदन जो है वो है लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा जो है यहाँ पे एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और लॉर्ड सभा जो है कुलीन तंत्रीय संस्था के रूप में जानी जाती है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि लॉर्ड सभा का संगठन जो है, जो सदस्यता है वो वंशानुगत आधार पर मिलती है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। इसमें पुराने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने भी नवीन सदस्य किए जा सकते हैं। अभी आज की तारीख में लगभग 750 सदस्य इसमें लगभग हैं। इसमें आर्क बिशप हैं, आध्यात्मिक लॉर्ड हैं, वंशानुगत हैं, आजीवन पीयर है, इस तरह से। अब हम देखेंगे कि लॉर्ड सभा के कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। लॉर्ड सभा की शक्तियाँ हमेशा बदलती रही हैं। 18वीं सदी के अंत तक लॉर्ड सभा को लोक सदन के बराबर शक्तियाँ प्राप्त थीं। धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ लोक सदन के बराबर हुईं और उसके बाद धीरे धीरे लोक सदन से कम होती चली गईं। तो आज लॉर्ड सभा दूसरा सदन ही नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का भी सदन हो गया है। तो लॉर्ड सभा की कुछ शक्तियाँ और कार्य हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है विधायी शक्तियाँ। देखिए, वित्त विधेयक के अतिरिक्त सभी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में किसी विधेयक को रखा जा सकता है। कई विधेयकों को लॉर्ड सभा में भी रखा गया है और कई बार उन्होंने संशोधन भी वो उसके साथ कर सकती है और लोक सदन औचित्य के आधार पर कर सकता है। किंतु विधेयकों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति लोक सदन को प्राप्त है और कानून निर्माण के क्षेत्र में अवित्तीय जो विधेयक होते हैं उनको एक बार लौटा करके वो लोक सदन को भेज सकती है, लेकिन इसमें 1 वर्ष के लिए वो कानून बनाने से रोक सकती है। लॉर्ड सभा अगर किसी विधेयक को अस्वीकार करती है तो उसको अगर लोक सदन दोबारा पास कर दे तो अपने आप ही कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा उसको स्वीकार करे या ना करे। इस प्रकार लॉर्ड सभा की विधायी शक्तियों में किसी भी विधेयक को प्रस्तावित करने, 1 वर्ष की अवधि तक उन्हें रोके रखने और अपने विचारों के आधार पर जनता को प्रभावित करने का कार्य करती है। तो व्यवहार में बस केवल विलंबकारी शक्ति उसके पास में है और इस विलंबकारी शक्ति का भी प्रयोग उन्होंने 1911 के बाद बहुत कम किया है और 1949 के बाद में बिल्कुल नहीं किया है। दूसरी जो शक्ति है लॉर्ड सभा की वो है वित्तीय शक्तियाँ, है ना। वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर है। जितने भी फाइनेंस वाले बिल होते हैं वो केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किए जाते हैं। तो वित्त विधेयक ना तो लॉर्ड सभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, ना ही लॉर्ड सभा उन्हें रोक सकती है। वित्त विधेयक को केवल 1 महीने तक रोक सकती है, अपना सुझाव वगैरह दे सकती है
उनको सुझाव को मानना या ना मानना हाउस ऑफ कॉमन्स पर डिपेंड करता है। तीसरा है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में ये है कि लगभग इनकी कार्यपालिका में 4 मंत्री लॉर्ड सभा में से लिए जाते हैं। सबसे पहला तो जो लॉर्ड सभा का अध्यक्ष है उसको लॉर्ड चांसलर कहते हैं, वो मंत्रिमंडल का मेंबर होता है और अमूमन जो है वो कानून लोक सदन की भांति लॉर्ड सभा को ये अधिकार है कि वो शासन की नीतियों पर प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, आलोचना करना, प्रशासनिक विभागों की प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच करना, तो ये सारा होता है। लॉर्ड सभा चूँकि मुख्य रूप से न्यायालय के रूप में काम करती है, इसलिए और इसके ज़्यादातर मेंबर विधि विशेषज्ञ भी होते हैं, तो इस कारण उनके पास समय का अभाव नहीं होता है, तो ये काम वो बहुत अच्छे से कर सकती है। लॉर्ड सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन वो अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती है। अविश्वास का प्रस्ताव पास करके और पद से हटाने का अधिकार केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है, लॉर्ड सभा के पास नहीं है। न्यायिक शक्तियों के क्षेत्र में लॉर्ड सभा काफ़ी शक्तिशाली है। न्याय के क्षेत्र में उनकी शक्तियाँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। वो उच्चतम न्यायालय के रूप में काम करते हैं। जब वो सदन की कार्यवाही में नहीं बैठते हैं तो इसके 9 कानूनी लॉर्ड्स जो है लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में एक न्यायालय के रूप में काम करते हैं। लॉर्ड सभा का न्याय से संबंधित निर्णय अंतिम होता है। उसके निर्णय को सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स या पार्लियामेंट कानून के द्वारा ही बदल सकती है। कोई भी न्यायालय इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पे लॉर्ड सभा न्यायालय के रूप में भी काम करती है। तो अब इसमें प्रमुख तथ्य ये है कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा ने विधायी और वित्तीय क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण अधिकार कम हैं। रैमजे मेयर का कहना है कि अब लॉर्ड सभा केवल एक पुनर्विचार और पुनरीक्षण का सदन मात्र रह गया है और अधिकार इसके पास में लगभग नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब लॉर्ड सभा के पास अधिकार ज़्यादा नहीं है, काम नहीं ज़्यादा उसके पास है, सारी पावर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है, तो लॉर्ड सभा का औचित्य क्या है, लॉर्ड सभा क्यों है? तो वंशानुगत आधार पर संगठित होने के कारण इसका प्रारंभ से ही इसकी आलोचना हमेशा रही है। तो ब्रिटेन में जो प्रमुख दल है लेबर पार्टी, वो शुरू से ही लॉर्ड सभा की आलोचना करती है। वो कहते हैं कि लॉर्ड सभा को आप सुधारा नहीं जा सकता और अगर आप जिस चीज़ को सुधार नहीं सकते तो उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। लॉर्ड सभा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये एक अलोकतांत्रिक संस्था है, क्योंकि 1958 से पहले इसमें लगभग 90% लोग जो है वंशानुगत होते थे। आजकल वंशानुगत की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी लॉर्ड सभा एक अलोकतांत्रिक संस्था है, क्योंकि इसका जो निर्वाचन है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो नहीं है, इसका केवल मनोनयन है और ज़्यादातर मनोनयन जो है वो जो है योग्यता मतलब कुलीन तंत्रीय संस्था है। तो ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा रचना की दृष्टि से लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के अनुकूल नहीं है। दूसरी आलोचना इसकी इस संदर्भ में की जाती है कि ये निहित स्वार्थों का गढ़ है। इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, लेकिन आज भी लॉर्ड सभा अधिकांश में से केवल समाज के ही एक महत्वपूर्ण कुलीन तंत्र वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अन्य देशों में जो द्वितीय सदन है वो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए लॉर्ड सभा को
धनिकों की सभा कहा जाता है, न कि कुलीनजनों का सदन। लॉर्ड सभा केवल संपत्ति और विशेषाधिकारों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वह तो वास्तव में संपत्ति और अधिकारों का गढ़ है, ऐसा कार्टर ने कहा है, GM कार्टर ने। तो धनी मानी वर्ग का प्रतिनिधि होने के कारण लॉर्ड सभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने प्रगतिशील नीतियों का विरोध किया है। चौथी आलोचना ये है कि विधायी और कार्यकारी शक्ति की इसमें निरर्थकता। लेकिन उससे पहले हम करेंगे दोषपूर्ण प्रक्रिया। दोषपूर्ण प्रक्रिया से मतलब ये है कि इसकी जो काम करने का जो तरीका है, उस तरीके ने भी इसको एक महत्वहीन संस्था बना दिया है, क्योंकि इसकी गणपूर्ति केवल 3 है। हाउस ऑफ कॉमन्स की गणपूर्ति कितनी है? 40, और इसकी कितनी है? ओनली 3। तो इतनी कम उपस्थिति में जब आप विधायी कार्य नहीं कर सकते, कार्यवाही के नियम आपके निश्चित नियम नहीं है, सदन के अध्यक्ष को अधिकार नहीं है कि वो और मेंबर को अनुशासित कर सकें, दलीय नियम भी इसके ऊपर संगठित नहीं है, तो इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि ये नियमबद्ध सदन नहीं है, बल्कि एक गड़बड़ घोटाला सदन है। चौथी बात यह है कि विधायी और कार्यकारी शक्ति की निरर्थकता। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के बाद कानून निर्माण के क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्ति बहुत कम हो गई है। तो लॉर्ड सभा का कार्यपालिका के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होता है। और आलोचक ये कहते हैं कि जब इसका कोई प्रभावशाली रूप से कोई भूमिका ही नहीं है, तो इसको रखने से क्या लाभ। और लॉर्ड सभा कानून निर्माण और प्रशासन के क्षेत्र में जब अपने आप का अस्तित्व इसको मतलब नहीं रख कर पाती है अपनी बात को प्रभावशाली रूप से, तो ऐसे सदन को बनाए रखने से क्या लाभ। द्वितीय सदन के रूप में भी इसकी अनुपयोगिता है, क्योंकि ये मानते हैं कि आलोचक द्वितीय सदन के रूप में ये अनुपयोगी है, हानिकारक है, और इसके भी उन्होंने 3 कारण बताए हैं। पहला ये है कि जब लोक सदन कानून निर्माण के लिए एक काम करता है, तो प्रथम सदन में तो कैबिनेट है, प्रशासन है, विधेयकों का प्रारूप करता है, तो ये सारे काम हाउस ऑफ कॉमन्स करता है। दूसरा, प्रशासन के सारे कार्य में समय का बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। जब हाउस ऑफ कॉमन्स किसी भी टॉपिक पे जब विचार करता है, तो बड़े धीमे तरीके से अच्छा समय लगा करके उसको काम करता है। तो ऐसे में ही जब द्वितीय सदन उसके ऊपर अनावश्यक विलंब करने का विचार करता है, तो उससे उसकी अनुपयोगिता सिद्ध होती है। तीसरे, द्वितीय सदन में विधेयकों को दोहराने का ही कार्य होता है। तो लास्की कहते हैं कि राजनीतिक रूप से समय के नितांत विरुद्ध संस्था है। तो इन्हीं आधारों पर लॉर्ड सभा की अनावश्यकता उपयोगिता बताई गई है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल लॉर्ड सभा को अप्रतिनिधित्व, अनुत्तरदायी और अनुपस्थित संस्था उन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी लॉर्ड सभा की उपयोगिता कही जा सकती है, हालांकि बहुत कमज़ोर है, निर्बल है, सब कुछ उसको दोषपूर्ण है। फिर भी एक सामान्य विचार ये है कि इसमें सुधार करते हुए इसे बनाए रखा जाए। तो इसकी उपयोगिता के जो आधार हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला तो लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का काम करती है। दूसरा, लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करने का काम करती है। तीसरा, सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था तथा योग्यता का भंडार है। इसमें जो विद्वान सदस्य गण हैं, बड़े योग्य, अनुभवी और वो विद्वान हैं। ये जो है जनमत को प्रभावित करने का साधन है, विधायी कार्य में सहायक है और ब्रिटिश जाति के अनुकूल है।
तो सार्वजनिक वाद विवाद के लिए लॉर्ड सभा विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे विधेयक, नीति या प्रशासन पर किसी भी स्थिति में वाद विवाद करने का अधिकार है। इसकी सदस्यता का एक बड़ा भाग ज्ञान और राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक अनुभवों की दृष्टि से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।